हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएमएस एडू पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रहने वाला है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो अपन जानेंगे आज, वो इसके स्रोत के बारे में जानेंगे कि जानकारी कहाँ से मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा रहा है और इसने किस प्रकार एक अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक बना है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बीए हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री से किया हुआ है, यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। सी टेट, एम पी टेट और एमपी सिलेक्शन टेस्ट, रीट, सीपीटी, सीबीसीटी आदि जो एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। इसके अलावा मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस है 4 साल, और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैंने लगभग 7-8 सालों से मैं लगातार कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में अगर देखा जाए तो मौर्य वंश की जानकारी हमें ब्राह्म पुरातत्व भी मिलती है, विदेशी विवरण भी मिलता है और साहित्य भी मिलते हैं। साहित्य में भी हमको ब्राह्मण साहित्य मिलते हैं, इसके अलावा बौद्ध मिलते हैं और बौद्ध के अलावा प्लस जैन साहित्य भी मिलते हैं, है ना। तो ये साहित्यों से हमको और प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में अर्थशास्त्र आता है और प्रतिपदा पंचिका आती है, भट्ट स्वामी के द्वारा लिखित है ये, अर्थशास्त्र पर टीका है। ठीक है। सोमदेव की कथा सरित सागर है, चैमिंद्र की भरत कथा मंजरी है, ये दोनों 11वीं सदी की हैं, 11वीं सदी की है। ये पतंजलि की महाभाष्य है, ये शुंग काल की है। ठीक है, शुंग काल की है ये। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण पर जो टीका लिखी गई है श्रीधर स्वामी की, उसमें भी जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में भी जानकारी मिलती है, ये गुप्त काल की है। गुप्त काल की है। और मुद्राराज पर जो लिखी गई टीका है ढुंढीराज की, उसमें भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये अगर इन सारे ग्रंथों को देखो तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक धार्मिक पौराणिक, मतलब धार्मिक है विष्णु पुराण और विष्णु पुराण पर टीका। इसके अलावा जो ऐतिहासिक कथा ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पर लिखी टीका है, कथा सागर है, वृद्ध कथा मंजरी है, और मुद्रा राक्षस पर लिखी गई टीका है। भाषाई ग्रंथों में देखूं तो भाषाई ग्रंथ में देखे तो महाभाष्य की पतंजलि है ना, पतंजलि का महाभाष्य है। ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है ये। अच्छा, मुद्रा राक्षस में क्या है? मुद्रा राक्षस में नंदवंश शासक घनानंद को अपदस्थ करने का वर्णन मिलता है। पतंजलि में चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद सभा का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो उसकी सभा होती थी, जो जो सभा थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके विषय में उल्लेख किया गया है पतंजलि की महाभाष्य में। और मुद्रा राक्षस में ये भी वर्णन किया गया है कि किस तरह घनानंद ने इनका अपमान किया, चंद्र चारण चारण चाणक्य का। और चाणक्य द्वारा फिर चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे एक बच्चे से उसने एक मतलब बच्चे से उसने अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक बनाया। और अ, यहाँ पे एक ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब इसमें अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक उस पे नियुक्त किया। इस इसके अलावा जैसे बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में कई
स्रोत हैं चंद्रगुप्त मौर्य काल के। जैसे ग्रंथ में, अगर बौद्ध ग्रंथ में बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश है, जो मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख करता है। महावंश है, जिसमें अशोक अशोक और महेंद्र के बारे में मतलब बौद्ध धर्म का जिन्होंने प्रचार किया था उसके समय की जानकारी मिलती है। बसंत कपासनी है। इसके अलावा दिव्यावधान है। दिव्यावधान के बाद महाबोधि वंश है और दीर्घ निकाय है। ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है ना। और अगर जैन ग्रंथ की बात करूं तो जैन ग्रंथ में दो महत्वपूर्ण है, एक भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र है लिखित और एक हेमचंद्र के द्वारा पृष्टि पर्व लिखा गया है ना। तो ये दो इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के ग्रंथ। अब जैन धर्म के ग्रंथ में भद्रबाहु ने दक्षिण भारत गमन का उल्लेख किया है और जो जैन धर्म का मुख्य स्रोत माना जाता है, क्योंकि कल्पसूत्र जो लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, इन्हें कहा जाता है कि अंत समय में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म में दीक्षा ली थी और फिर उस संलिग्न विधि द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। और ये वाला जो पूरा का पूरा सीन है, जो दीक्षा लेने की कथा है और जैन धर्म ग्रहण करने की चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा, तो ये पूरा विवरण कहाँ मिलता है, पूरा हेमचंद्र की पृष्टि पर्वन में इसका उल्लेख किया गया है। ये ये मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब ये पॉइंट की पॉइंट है इनके कि ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। ये भी पूरा ये ट्रिक है बौद्ध ग्रंथ की, ये जैन ग्रंथ की ट्रिक है याद करने की। ठीक है। महत्व देखा जाए तो ये पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य पहला साम्राज्य था, जो मौर्य वंश, जो विस्तृत साम्राज्य था, भारत की नींव जिस जहाँ से भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, सही ना। धर्म समाज संस्कृति की जानकारी मिलती है मौर्यकालीन। और मौर्यकालीन में सबसे जो प्रमाणिक है और बिल्कुल एकदम विस्तृत है, वो अशोक के धम्म है। शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख की पृष्ठभूमि से और ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है ना। धर्म प्रचार के लिए विवरण मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में जैन धर्म ग्रहण के संबंध महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बौद्ध जैन ग्रंथ के अलावा या ब्राह्मण साहित्य के अलावा संगम साहित्य में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य ये क्या है, ये दक्षिण भारत में जो तीन तीन जो साम्राज्य शासन करते थे राज्य, जैसे चेर, चोल और पांड्य, ये दक्षिण भारत के इन तीनों को मिलाकर संगम कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। संगम साहित्य इनके इनकी काल में जो ग्रंथ लिखे हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। तो संगम साहित्य में एहनानूर, जो मामूलान रुद्र शर्मन के द्वारा लिखा गया है, इसमें इस मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कपिलर के द्वारा परणार लिखा गया है, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत में भ्रमण का या शासकों का उल्लेख मिलता है और युद्धोद्यान का समकालीन जीवन का वर्णन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं ये ग्रंथ जी, क्योंकि ये दक्षिण भारत के ग्रंथ है ना। दक्षिण भारत के ग्रंथ है। इनमें संगम साहित्य में मौर्यकालीन दक्षिण भारत की राजनीति, स्थिति, समाज और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। ठीक है। जिसमें राजनीतिक स्थिति क्या थी दक्षिण भारत में, जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आर्थिक नीति और व्यापार नीति क्या थी संगम साहित्य की। युद्ध वीरता दान पर प्रकाश का संगम, ये सारी चीजें संगम साहित्य में मिलती हैं। इसके अलावा इनके विदेशी विवरण भी से भी जानकारी मिलती है, क्योंकि मौर्य काल में विदेशी जो यात्री थे, ट्रेवलर वो भी आए थे, है ना। तो उससे जानकारी मिलती है। हालांकि ये जानकारी परीक्षा में पूछी नहीं जाती, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये पूछा जाता है कि मेगास्थनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे ये मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने इंडिका लिखी है, और इंडिका में कई भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
और दास प्रथा वगैरह इन पर काफ़ी गहराई से प्रकाश डाला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है? हालाँकि इसकी ये किताब नहीं मिली, ये किताब मिली नहीं है, लेकिन क्या है कि स्ट्रैबो कार्टियस ये इसके जिनकी इनकी जो किताब है स्ट्रैबो की ले लो, प्लूटार्क की ले लो और कार्टियस की ले लो, तो इनका जो किताबों में है कहीं न कहीं विवरण इंडिका का मिलता है। तो इस वजह से इंडिका इंडिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, मतलब भरपूर जानकारी मिलती है मौर्य काल की, इसलिए मौर्य काल को ऐतिहासिक युग में कई शुरुआत मानी जाती है ना? भारत के। अब महास्थान अभिलेख की बात करें तो महास्थान अभिलेख चूँकि क्या होता है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ इनसे इम्पोर्टेंट बनने का कारण क्या है प्रश्न? और ये पूछा जाता है, क्यों पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे कि ये भारत का पहला साम्राज्य है। ऐसा भारत का इतना बड़ा और विशाल साम्राज्य पहला है जिसने पूरे मतलब भारत अफ़गानिस्तान से लेके वो कर्नाटक तक इसका जिसका राज्य पहला हुआ था, ऐसा पहला साम्राज्य है ये। तो इसके 2 अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के मिलते हैं महास्थान अभिलेख और शाहगोरा अभिलेख। महास्थान अभिलेख की बात करें तो ये बांग्लादेश में मिलता है, बोगरा नामक जगह पर मिलता है। महास्थान को पुंडक नगर कहा गया है इसमें। क्या कहा गया है? पुंडनगर कहा गया है। महास्थान को पुंडनगर कहा गया है इसमें। और इसमें क्या मिलता है? इसमें अकाल राहत कार्यों का प्रभारी बनाया गया है ये महामात्र को इसमें। और अकाल का सामना करने के लिए अन्न भंडारण की जानकारी मिलती है कि अकाल अगर जब क्योंकि उस टाइम पे अकाल पड़ता था क्यों 12 वर्ष का जब भीषण अकाल 12 वर्ष का जब भीषण अकाल पड़ा था तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य त्याग कर श्रवणबेलगोला गया था बद्रवाह के साथ। और भद्रवाह जब ही जैन धर्म और श्वेतांबर जैन धर्मों में 2 भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो यहाँ से अन्न भंडारण की जानकारी मिलती है। और यही इसमें ये की पॉइंट है इनके कि महास्थान को पुंड नगर भी कहा गया है। अकाल राहत कार्यों के लिए इसका उद्देश्य था। सागौरा गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से मिला है। अन्न भंडारण की जानकारी मिली है इससे भी। और अकाल से निपटने की व्यवस्था की गई है इसमें। अकाल से निपटने की व्यवस्था मतलब वो ये वेयर हाउस टाइप के उस टाइम पे बना दिए गए थे जिसमें अन्न भर दिए जाते थे कि अगर कोई अकाल वगैरह पड़ा है तो उसके लिए अन्न की सप्लाई होती रहे लोगों के लिए। ठीक है, सागौरा में एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर अंकित है। मतलब एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई ताम्रपत्र अभिलेख नहीं मिलेगा। अन्न भंडारण की जानकारी भी इससे मिलती है। प्रशासनिक दूरदर्शिता और आपदा प्रबंधन वही जैसे अकाल मृत्यु या बाढ़ वगैरह कुछ आ जाती है तो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए अन्न भंडारण जो वेयर हाउस टाइप के हैं वो बनाए गए थे। ठीक है, और महास्थान पुंडवन कहा गया ये देख ही लिया। तो महा महास्थान अभिलेख पुंडवन महामात्र की नियुक्ति की गई इकाई के राहत कार्यों के लिए। सागौरा ताम्रपत्र से अन्न भंडारण की जानकारी मिली और अकाल के समाधान के लिए इसका अन्न भंडारण किया जाता था। ठीक है, जैसे मुगल प्रशासन की दक्षता, कल्याण जनकल्याणकारी सोच एवं प्रबंधन की जो उन्नत व्यवस्था का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। मतलब लोगों के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था या और जो मतलब जो वर्तमान सोच है गवर्नमेंट की वो ही सोच यहाँ पे देखने को मिलती है सबसे पहली बार। हाँ, ये ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब चंद्रगुप्त मौर्य के का शासनकाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है चंद्रमुख मौर्य का जो टाइम ड्यूरेशन है वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम ड्यूरेशन है वो कौन कब है 322 में गद्दी पर बैठा और 298 ईस्वा पूर्व तक एक गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसमें स्ट्रेबो मेगास्थनीज जस्टिन ने इसको सेंटो कोटस कहा है
इसके अलावा एरियन ने क्या कहा है, इसको एंड्रोकूप्टस कहा है, एंड्रोकूटस। और प्लूटार्क ने भी एंड्रोकोरस कहा है, फिलार्कस ने क्या कहा है, सेंड्रोकूप्टस कहा है इसको। अब इसकी जो पहचान है, ये नामों की पहचान कहाँ से हुई है? ये नामों की पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स ने की, विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? विलियम जोन्स के द्वारा की है। और उसने सेंड्रोकूटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और पॉलीग्राफ था, ये गलत लिख गया है, पॉलीग्रो था, पॉली पॉलीग्रो था, पॉलीग्रो था, पाटलिपुत्र का समीकरण स्थापित किया गया था। मतलब पॉलीग्रोथा को पाटलिपुत्र कहा गया है और सेंडुकुटस को चंद्रगुप्त से का समीकरण मतलब बताया गया है। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 322 से 298। अब इसमें नंद शासक घनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में। और इसका जो पूरा का वर्णन कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षस में पूरा वर्णन मिलता है इस चीज का। इस चीज का वर्णन कहाँ मिलता है? पूरा मुद्रा राक्षस में मिलता है कि अभद्रस्त किस तरह पदस्थ करके योजना बनाई गई और चंद्रगुप्त को राज्य का शासक बनाया गया। और चंद्रमुख के उपनाम क्या क्या कहे जाते हैं इसको? जैसे इसको प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको अखिल भारतीय राज्य का संस्थापक कहा जाता है, अखिल भारतीय राज्य का संस्थापक है, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है इसको, संस्थापक भी कहा जाता है ना। अब इसकी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य के भवन श्रेष्ठता का उल्लेख, अगर उल्लेख देखें तो इसका प्रथम आक्रमण जो किया गया था, इसने मगध पर किया था, वो इसका असफल हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? महाबोधि दीवन से मिलती है कि प्रथम आक्रमण है जो चंद्रगुप्त का, वो असफल हुआ था। फिर पंजाब इसने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक कहानी मिलती है कि इसने डायरेक्ट मगध पर आक्रमण कर दिया। तो मगध पर आक्रमण कर दिया तो मगध की सेना ने इनको क्या है, परास्त कर दिया। फिर धीरे धीरे इसने भाग गया और धीरे धीरे इसने पहले पंजाब को काबू किया, फिर धीरे इसके पास आया हरियाणा का कुछ एरिया, फिर ऐसे ऐसे करके इसने पूरा पूरा मगध, मतलब आस पास की जब स्थिति मजबूत कर ली इसने, तब जाके मगध पर आक्रमण किया, तो उसके बाद ये जीत गया। ठीक है, ये नंदवंश का अंत कर, इसकी जानकारी महावंश को टीका स्वशतकामी से मिलती है। और ये नंदवंश के विरुद्ध जो क्रांति का जो रक्तपात का उल्लेख कहाँ मिलता है? मिलिंद पर्व के अंदर मिलता है, मिलिंद पर्व में मिलता है। इस युद्ध में धनानंद के अमात्य, जो धनानंद का अमात्य था उस सकता, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? घनानंद के विरुद्ध। मुद्रा राक्षस में वर्णित मुद्रा राक्षस में वर्णित है कि जो चंद्रगुप्त का राज्य था वो चार समुद्रों के आसपास, चारों समुद्र पर्यंत था। ठीक है, एनानूर में विशाल सेना का उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य की, और राजा मौर्य पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। कि दक्षिण का जो राजा मौर्य था उस पर भी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? एनानूर में। एनानूर कहाँ का ग्रंथ है? संगम साहित्य का ग्रंथ है, यानी दक्षिण भारत का ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो मौर्य राजा पर आक्रमण किया था, तो उसमें कौशल और बाडूगर जातियों ने किसका साथ दिया था? मौर्यों का साथ दिया था। प्लूटार और जस्टिन ने कहा है चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने सिकंदर से भेंट करने की बात का भी उल्लेख किया है। प्लूटार्क के जस्टिन ने कहा है कि संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, और सिकंदर से भेंट का उल्लेख भी इन दोनों ने ही कहा है, मतलब बताया है। चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में, मध्य भूमि, इसकी जो समुद्रों के मध्य की भूमि को इसने पूरी को जीता था। ठीक है, इसने ये पहली बार हुआ था कि
किसी राजा ने दूरी निर्देशक प्रस्तर स्थापित करवाया, यानी कि दूरी को नापा कि कितने किलोमीटर है, और वहां पर एक शिला रखवाई और बताया कि इतने किलोमीटर इतना दूर है, ये वाला दूर शहर इतना किलोमीटर है। तो ये पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य काल में देखने को मिला है। इसके अलावा प्लूटार्क ने कहा है कि समुद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। किसने कहा है? प्लूटार्क ने। तो प्लूटार्क ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। अब इसलिए चंद्रगुप्त को महान विजेता, संगठक और प्रथम सम्राट तथा एक अखंड साम्राज्य के रूप में संगठित किया था इसने। इसलिए इसको महान राजा कहा जाता है। ठीक है। इस अब सेल्यूकस निकेटर से इसका युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? इस सिकंदर का राजदूत था ना। सॉरी, सिकंदर का सेनापति था ये। तो 305 में इससे युद्ध हुआ। 305 में इससे युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस को हराया इस युद्ध में। और हराने के बाद इसके इन दोनों के मध्य संधि हुई। संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी पुत्री से विवाह किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। इसके अलावा विवाह में उसने दहेज भी दिया। दहेज में क्या क्या दिया? हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, मतलब 4 जो शहर है, मतलब 4 जो राज्य है, वो किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसमें हेरात अगर यूनानी भाषा में बात करें तो परिया कहा जाता है। अराकास या कंधार को कहा जाता है। ठीक है। जेडोसरी या मकरान तट को कहा जाता है, और मेसोपोटामियाई काबुल को कभी कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा राजनीतिक संबंध भी मजबूत हुए इन दोनों के। ठीक है। राजदूत नवाका इसने मेगास्टिनी को अपने दरबार में भेजा। मतलब सेल्यूकस ने सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्तीनिज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। और इसलिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी दी है अपनी किताब इंडिका में। ठीक है। लेकिन अब इतना सेल्यूकस निकेटर को दे इतना चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी खुश होकर अपने ससुर साहब को क्या दिया? 500 हाथी उपहार में दिए, क्योंकि मगध हाथियों की भूमि थी। ठीक है। तो हाथियों को किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हाथी दिए, 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। और इससे क्या हुआ? इसका मुख्य निष्कर्ष क्या हुआ? इन दोनों की जो संधि हुई है, उसका निष्कर्ष क्या हुआ? कि इस मौर्य साम्राज्य की जो स्थिति है उत्तर पश्चिम के एरिया पर, उत्तर पश्चिम की जो सीमा पर, जैसे कांधार, हेरात वगैरह, तो यहाँ पर स्थिति इनकी मजबूत हो गई मौर्यों की, क्योंकि राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए दोनों के मध्य। ठीक है। तो इनका स्थिति मजबूत हुई, और सीमा चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य की सीमा है, वो कहाँ से तक लग गई? हेरात, कांधार तक लग गई, यानी अफगानिस्तान वगैरह तक पहुंच गई। ठीक है। इसके अलावा आगमन से मौर्य दरबार की जानकारी यूनानी जगत तक पहुंची, यानी मौर्य मेगास्थनीज के द्वारा जानकारी कहाँ तक पहुंची? यूनान या ग्रीक तक पहुंची। और एपिनास, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, मेगास्थनीज और स्ट्रेबो ने विवाह संबंध का उल्लेख किया है। इन सभी ने उनका विवाह का उल्लेख किया है, चंद्रगुप्त मौर्य का और हेलेना की शादी का उल्लेख। ठीक है। मुद्रा राक्षस में भी इस युद्ध और विवाह का उल्लेख मिलता है। मतलब मुद्रा राक्षस में भी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, और सेल्यूकस निकेटर और हेलेना से विरुद्ध विवाह का भी हेलेना के साथ विवाह का भी उल्लेख का मिलता है, मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी ग्रंथ कौन सा है जिसमें ये विवाह का उल्लेख मिलता है, तो मेगास्थनीज की और मेगास्थनीज की इंडिका है। स्ट्रेबो की भी मतलब स्ट्रेबो ने इनका उल्लेख किया है। मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक है। उसके अलावा जो अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में विशाखादत्त के द्वारा मतलब राक्षस में भी किसका युद्ध और हेलेना के विवाह का उल्लेख मिलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार एवं जीवन का अंतिम समय। अब इसका अंतिम समय कैसे बीता है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो बिसेंट स्मिथ का कथन है कि इसकी जो उत्तर पश्चिम की सीमा था हिंदू कुश पर्वत तक सीमा विस्तारित हो गई थी। मतलब
जैसे अगर मैं बात करूँ ये हिमालय, तो यहाँ से हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत तक सर्वप्रथम सीमा भारत की सीमा वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था, जिसके लिए 18वीं 19वीं सदी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे थे। मतलब अंग्रेजों ने भी इस सीमा के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा राज की सीमा थी। तो इसलिए इस साम्राज्य को अखिल भारतीय साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि इसकी सीमा विस्तृत थी और ये पहला साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र में जो इनके एक राजा थे प्रवर्तक, उन उन उस राजा ने जो हिमालय की साइड है, यानी कांधार वगैरह की साइड है, उसको जीतने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसने? प्रवर्तक राजा ने, हिमालय के क्षेत्र के प्रवर्तक राजा थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था, है ना? और दक्षिण भारत में इनका जो साम्राज्य था, मतलब उत्तर भारत में कांधार, हेरात तक, और अगर दक्षिण भारत में बात करूं तो मैसूर यानी कर्नाटक तक इनका राज्य विस्तृत था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम जीवन है वो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। क्योंकि क्या हुआ था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा उत्तर भारत में, तो ये भद्रबाहु 12 वर्ष के लिए क्या हो गए, ये कर्नाटक आ गए। और जो स्थूलभद्र हैं वो कहाँ रह गए, वो मगध में ही रह गए। तो इसलिए ये वाले जो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु वाले का क्या कहलाए, दिगंबर जैन कहलाए। ठीक है। और इनसे दीक्षा ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और श्रवण के बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना को उपवास के द्वारा देह त्याग दिया इसने, और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, प्राण त्याग दिया। ये जानकारी प्रष्टिप्रवन प्रष्टिप्रवन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अहिंसा का प्रचार किया। तो त्याग, धर्म, अनुशासन अद्वितीय उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। ठीक है। ये प्रेरणा स्रोत है तो। ठीक है, तो ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहानी थी। और यहाँ से लगभग मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये मान लीजिए कि आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास से कम यूजीसी, अगर नेट की बात करें, यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम एक से दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होना है आज के लेक्चर से। आज के लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ओनली आज के लेक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर से कम एक से दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होना ही होना है। और एमपी में भी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ किसी भी परिपथ से जिसमें हिस्ट्री आती हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कम से कम मौर्य काल से, केवल मौर्य काल से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 15। और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका रिवीजन करो बराबर। और क्या करो, रिवीजन करने के बाद शायद प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को, और प्रेस आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।